नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग भी ले सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। चलिए अब खबरों की शुरुआत हम सिलसिलेवार करेंगे। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण क्षण अब आ गया है, जिसे वक्फ संशोधन विधेयक की महीनों से चर्चा हो रही थी, जिसकी हम बात लगातार कर रहे थे। अब उसे संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। 2 अप्रैल को यानी कल लोकसभा में यह ऐतिहासिक विधेयक पेश कर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य गरीब मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना है। लेकिन हमेशा की तरह इस बिल को भी विपक्ष ने राजनीतिक विवाद का विषय बना दिया है। कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री ने इस विधेयक को पेश करने की घोषणा की, विपक्ष ने अपनी विरोध की राजनीति शुरू कर दी। जिन मुद्दों पर रचनात्मक बहस होनी चाहिए, उन्हें विपक्ष ने सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने का माध्यम बना लिया। देखिए, यह पहली बार नहीं हो रहा है जब विपक्ष ने इस तरह से महत्वपूर्ण सुधारों का विरोध किया। धारा 370, 3 तलाक, एनआरसी जैसे राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी विपक्ष ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सरकार का विरोध किया था। यह सब आपको याद होगा। अब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी वही सेम टू सेम रणनीति विपक्ष अपना रहा है। देखिए, इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और न्याय संगत प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि यह संपत्तियां सही हाथों में रहें और गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल हो सके। लंबे समय से वक्फ बोर्डों के दुरुपयोग की खबरें आती रही हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे, मनमानी का बोलबाला आपने देखा, सुना और समझा होगा। इस विधेयक के माध्यम से सरकार इस व्यवस्था को सुधारने और वक्फ संपत्तियों को गरीब मुसलमानों के हित में लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन विपक्ष इसे एक संवेदनशील मुद्दा बनाकर अपनी वोट बैंक राजनीति को चमकाने में जुटा हुआ है। यह विधेयक समाज के एक वर्ग के हितों की रक्षा करता है, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहा है और यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यहां उठता है कि क्या विपक्ष को यह डर है क्या कि यह बिल मुस्लिम समाज के भले के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बाद उनकी सियासी रोटियां सेकने की जो कला है उस पर विराम लग सकता है। क्या विपक्ष की तुष्टीकरण की नीति इतनी हावी हो गई है क्या कि वो गरीबों के कल्याण के किसी भी प्रयास को विफल करना चाहता है? लोकतंत्र की ताकत सार्थक संवाद और सुधारों में निहित होती है, लेकिन जब कोई भी सुधार प्रस्तावित किया जाता है, विपक्ष उसे राजनीतिक अखाड़ा बना देता है। वक्फ संशोधन विधेयक भी इसी राजनीति की भेंट चढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह विधेयक पारित होकर रहेगा और देश हित में एक नई दिशा तय करेगा। जनता अब समझ चुकी है कि विपक्ष का असली उद्देश्य है क्या और किस तरह वो केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रहा है। एक और राजनीतिक मोर्चा इसी के साथ साथ उत्तराखंड में भी दिखाई दिया, जहां पर स्थान परिवर्तन को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज हुई। विपक्ष यहां भी वही पुरानी रणनीति अपना रहा है। हर सकारात्मक पहल को सांप्रदायिक रंग देने वाला जो उनका एजेंडा है, वही उत्तराखंड में भी दिखाई दिया। देखिए, सरकार जब ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की दिशा में कदम उठाती है ना, तो विपक्ष इसे धर्म और जाति का मुद्दा बना देता है। अब समय आ गया है कि जनता विपक्ष की इस नकारात्मक राजनीति को पहचाने। वक्फ संशोधन विधेयक गरीबों और समाज के वंचित वर्गों के हित में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसे किसी भी सूरत में राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए। यह विधेयक पारित होगा और इससे वक्फ संपत्तियों की सही तरीके से देखरेख होगी। जनता को यह तय करना होगा कि वह राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों के साथ खड़ी रहेगी या विपक्ष की वोट बैंक राजनीति का हिस्सा बनेगी। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है इसी विषय पर, जो देखिए। बिल जिसकी चर्चा महीनों से हो रही थी, अब वो संसद की पटल पर रखा जाने के लिए तैयार है। ये बिल है वक्फ संशोधन बिल। लंबे वक्त से इस बिल को लेकर राजनीति की जा रही थी, लेकिन अब वो दिन आ गया है जब इस बिल को कल यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे
भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है? और तब जा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री ने इस बिल को पेश करने की घोषणा की, विपक्षी दलों ने विरोध की राजनीति शुरू कर दी। हर बार की तरह इस बिल को भी उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने का एक मौका समझ लिया। झूठे आरोप और बेसुरे बयान जारी करने में विपक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना जरा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। तो सारी संसदीय परंपराओं को तो ध्वस्त कर रहे हैं। आप कर कहा रहे हैं? आप डिबेट की बात कर रहे हैं। आप डिबेट आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे माइक बंद कर देंगे। माइक इनके हाथ में, माइक फट से बंद कर देते हैं। जो इनको बोलना है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। जो सरकार को बोलना है वो सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। देखिए, वक्त पे हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन, संशोधन सब रख दिए, वहाँ उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया। देखिए, मैं अपने विचार रखूंगा, मुझे नहीं मालूम किसके क्या विचार। ये लोकतंत्र में संपूर्ण तानाशाही है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी डे 1 से वक्फ बिल का लाने का ही सदन में विरोध हम लोग कर रहे थे। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन विपक्ष के इस विरोध की असलियत छिपी नहीं रह सकती। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने इस तरह से एक अहम बिल का विरोध किया हो। इससे पहले भी धारा 370, 3 तलाक और एनआरसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष ने राजनीति की। बीजेपी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका विरोध पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ये बिल गरीब मुसलमानों के हक में है और विपक्ष का ये विरोध बिल्कुल निराधार है। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। देखिए, ये बात तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अधिकृत वाली बात कहेंगे, लेकिन वक्त के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। जमीन नहीं हड़पना चाहती है, बल्कि मुस्लिम वक्फ विधेयक, संशोधन विधेयक ला करके
जो हड़प चुके हैं उनसे निकलवा करके उन्हीं के समाज के लिए, उन्हीं के धर्म के लिए, उन्हीं के वर्ग के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए और रोजगार के लिए उस जमीन का सदुपयोग किया जाए। वक्फ बिल में किए गए बदलावों का मुख्य उद्देश्य गरीब मुसलमानों के हक की रक्षा करना और वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन करना है। ये बिल गरीब मुसलमानों के हक की रक्षा करने वाला है और विपक्ष का विरोध केवल उनके तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करता है। जब भी सरकार ने किसी भी वर्ग के भले के लिए कदम उठाया, विपक्ष ने इसे अपनी राजनीतिक साख को चमकाने के लिए विवादों में घसीट लिया। उधर उत्तराखंड में भी कई स्थानों के नाम बदले जाने को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष आखिरकार क्या चाहता है? जब सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो विपक्ष उसे नकारने के लिए झूठे आरोप क्यों लगाती है? क्या विपक्ष को ये डर है कि ये बिल मुसलमानों के भले के लिए हो सकता है, या फिर ये विपक्ष का वही पुराना तरीका है, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को विभाजित किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर किस प्रकार का माहौल विपक्ष सेट करने का प्रयास कर रहा है, जनमत में हमने आपको दिखाया। भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल एक समय अपनी संस्कृति, साहित्य और सनातन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज ये राज्य कट्टरपंथियों के कब्जे में जाता दिख रहा है। इस विनाशकारी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं ममता बनर्जी और उनकी तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस्कॉन मंदिर में हमले, हिंदू संतों पर अत्याचार और धार्मिक स्थलों पर आगजनी के मामले ये लगातार सुनने में आए। ये घटनाएं अकेली नहीं रही, बल्कि यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा रही, जो ठीक उसी पैटर्न पर चल रही हैं जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ देखा गया। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू बस्तियों को जलाया गया, इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ और संतों को मारा गया, वही अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिमी मिदनापुर में गोस्वामी महाराज पर हिंसक हमला हुआ, दार्जिलिंग में हिंदू धार्मिक स्थलों पर पत्थरबाजी और आगजनी, मुर्शिदाबाद में शिवलिंग रखने की अफवाह के बाद हिंदुओं को निशाना बनाना, क्या ये सब मात्र एक संयोग है या फिर एक गहरी साजिश है जिसमें ममता सरकार भी शामिल नजर आ रही है? क्या ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ? ये केवल राज्य की आंतरिक स्थिति तक सीमित नहीं है। जब केंद्र सरकार बांग्लादेश सीमा पर बाड़े लगाने की बात करती है तो ममता सरकार इसके लिए जमीन देने से इनकार कर देती है। क्या ममता सरकार अवैध घुसपैठियों के साथ मिली हुई है? क्या ये सवाल उठ रहा है? क्या वो उन जिहादियों को खुली छूट देने की कोशिश कर रही हैं क्या, जो राज्य में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी ये कहा है कि जब सुरक्षा बल बॉर्डर पर तार लगाने जाते हैं तो टीएमसी के गुंडे उन्हें रोकने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता सरकार का असली एजेंडा घुसपैठियों को बसाकर राज्य की जनसंख्या को बदलना है क्या? जब किसी राज्य की सरकार अपने ही नागरिकों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लग जाए, जब एक मुख्यमंत्री खुलेआम हिंदू संस्कृति का अपमान करे और जब शासन व्यवस्था कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दे, तो यह मात्र राजनीति नहीं बल्कि यह राष्ट्र विरोध की श्रेणी में आना चाहिए। ममता बनर्जी का तुष्टीकरण अब केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये राज्य को एक इस्लामिक कट्टरपंथी गढ़ बनाने में उस साजिश का हिस्सा बनता दिख रहा है। ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की नीति से बंगाल की संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो जाएगी। यदि इस प्रकार हिंदुओं पर हमले होते रहे, यदि प्रशासन कट्टरपंथियों के इशारे पर नाचता रहा, यदि बंगाल को एक इस्लामिक कट्टरपंथी राज्य बनाने की साजिश जारी रही, तो इस प्रकार की चीजें हैरान कर देंगी। एक रिपोर्ट इसी पर आपको हम दिखाएंगे। पैटर्न के तहत पूरी की पूरी हिंदू बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया था। आज बदतमीजी करते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। और इससे तो ये बातें साफ हो जाती है कि ममता बनर्जी का बंगाल के कट्टरपंथियों के साथ साथ घुसपैठियों के साथ भी सांठगांठ है, जो अपने राज्य में ऐसे मजहबी तत्वों को हवा देकर बंगाल को इस्लामिक स्टेट की ओर ले जा रही है।
जिनकी बांग्लादेश से यारी साफ साफ अपने देश से गद्दारी की ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जब मजहब का मुखौटा पहनकर कोई अपराधी पवित्रता और आस्था के नाम पर घिनौने कृत्य करता है तो समाज को जागना ही चाहिए। पंजाब में चंगाई सभाएं करवाने वाले चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के प्रमुख ढोंगी पादरी बजिंदर सिंह का अपराध उसी भयावह सत्य को उजागर करता है जिसे तथाकथित धर्मगुरु उसकी मंडल वर्षों से छिपाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने इस नकाबपोश अपराधी का पर्दाफाश किया, जनता को हमने जागरूक किया और आखिरकार अदालत ने 1 अप्रैल को यानी आज इस ढोंगी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई पादरियों और मौलानाओं पर यौन शोषण और दुष्कर्म के गंभीर आरोप लग चुके हैं। इनके अपराध एक तयशुदा पैटर्न पर ही चलते हैं। पहले मासूमों को झूठे वादों में फंसाया जाता है, फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है और यदि कोई आवाज उठाए तो धमकी देकर उसे चुप करा दिया जाता है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो कुछ अपराधियों की जाति और धर्म देखकर आवाज उठाता है, इस पूरे मामले पर मौन है। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने इस साजिश को उजागर किया, जनता की राय ली और इस पाखंडी अपराधी के लिए उम्र कैद की मांग उठाई और अंत में हमारी इस मांग पर कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से मुहर लगा दी। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। ऐसे ढोंगी पादरी का पर्दाफाश हुआ है जिसने अपनी पहचान के पीछे छिपकर महिलाओं का शोषण किया। पंजाब में चंगाई सभाएं करने वाले चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के प्रमुख ढोंगी पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की पॉक्सो अदालत ने 2018 के जीकरपुर दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था और अब 1 अप्रैल को अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। यह मामला केवल एक अपराधी के जेल जाने का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। पीड़िता ने 7 वर्ष पूर्व इस ढोंगी पादरी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए थे। उसने बताया कि ढोंगी पादरी बजिंदर सिंह ने उसे विदेश भेजने का झांसा दिया और फिर उसे एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। यही नहीं, इस घिनौनी करतूत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उसे धमकाने लगा। मैं तो चाहती हूँ वो एक साइको इंसान है, वो हमेशा ही अंदर है, बाहर आके वो यही काम करेगा। बहुत सारे लोग आएंगे और मैं जानती हूँ बहुत सारी और भी लड़कियाँ निकल के आएंगी क्योंकि ये धमका के रखता था। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं जीती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ जीती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ से आजाद भी होंगी और बहुत सारी लड़कियाँ नहीं लड़के भी आजाद होंगे वहाँ से। मैं डीजीपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। मेरे पति को और मुझे आने वाले समय में बहुत सारे झूठे पर्चे भी हो सकते हैं क्योंकि जैसे पहले भी हुए हैं और हमारे ऊपर अटैक भी हो सकते हैं, हमले भी हो सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी पादरी या मौलवी के ऐसे अपराध सामने आए हों। इससे पहले भी कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं जहां मजहब की आड़ में मासूमों को शिकार बनाया गया है। मुख्य धारा की मीडिया जब इस मामले में मौन थी तब सुदर्शन न्यूज ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया, जिससे प्रशासन और न्यायालय पर दबाव बना और अंततः इस अपराधी को कानून के शिकंजे में लाया गया। ढोंगी पादरी बजिंदर सिंह पर यह पहला आरोप नहीं था। फरवरी 2025 में भी एक अन्य पीड़िता ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उसके खिलाफ कई अन्य आरोपों की जांच जारी है, जिनमें मारपीट और यौन शोषण के मामले भी सम्मिलित हैं। अभी हाल ही में ये ढोंगी अपने कार्यालय में महिला से मारपीट और बदतमीजी करता भी नजर आया था, जिसको सुदर्शन न्यूज ने जोर शोर से चलाकर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इतना ही नहीं, सुदर्शन न्यूज ने रेप मामले को लगातार चलाकर इस ढोंगी के खिलाफ उम्र कैद की मांग करते हुए जनता से पोल करके भी जवाब मांगा तो बहुमत इस आरोपी के खिलाफ उम्र कैद की मांग करता हुआ नजर आया और हुआ भी वैसा ही। 1 अप्रैल को मोहाली कोर्ट ने इस ढोंगी को उम्र कैद की सजा सुनाकर सुदर्शन न्यूज की मांग पर मुहर लगा दी। लेकिन हम यहीं नहीं रुकने वाले। सुदर्शन न्यूज सदैव ऐसे अपराधियों का पर्दाफाश करता रहेगा ताकि समाज में ऐसे पाखंडियों की असलियत को सामने लाकर और ऐसे ढोंगियों को सजा दिलवा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
प्रदेश के हरिगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के सलगावा गांव में ईद के दिन एक वीएचपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया। इस बर्बर हमले का कारण सिर्फ इतना था कि उसने सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे मुस्लिम युवक को ऐसा करने से रोक दिया। नाम पूछते ही आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से उसे घेरा और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। 31 मार्च 2025 को विकास सिंह अपने काम से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि 3-4 युवक सड़क किनारे शराब पी रहे थे। चूंकि एक सार्वजनिक स्थान था ये और गांव का माहौल वहां खराब हो सकता था, इसीलिए विकास ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे यहां शराब ना पिएं, लेकिन ये टोकना उन अपराधियों को नागवार गुजरा। उनमें से एक जिहादी ने, जिसका नाम अमन है, उसने विकास को उसके हिसाब से मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही विकास ने उसने अपना नाम बताया, अमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसका नाम फरहत और अरबाज है, मिलकर विकास के ऊपर हमला कर दिया। मतलब पहले नाम पूछा और जैसे ही पता चला कि उसका नाम विकास है, वो हिंदू है, इन जिहादियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पहले जिहादी ने नाम पूछा और अपने साथियों के साथ चिल्ला चिल्ला कर बोला कि ये हिंदू है, इसे मारो। अमन के इस भड़काऊ बयान के बाद में हमलावरों ने चाकू निकाला और विकास के शरीर को चाकू से गोद डाला। लगातार हमले हुए, जिससे विकास गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर तब तक हमला करते रहे जब तक विकास लगभग बेहोश नहीं हो गया, जमीन पर मूर्छित होकर नहीं गिर गया। इसके बाद शोर सुनकर स्थानीय लोग दौड़े, तब जाकर इन तमाम जिहादियों ने वहां से भागने की जहमत उठाई। ग्रामीणों ने तुरंत विकास को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक विकास के शरीर पर कई जगह पर चोट और गहरे घाव है और उसे बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। परिवार वालों और ग्रामीणों ने छर्रा थाने में इस बात पर हमले की एफआईआर भी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेगी या इसे भी दबाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है। नाम पूछकर हमले करना एक कट्टरपंथी पैटर्न बनता जा रहा है और इस बार भी हिंदू होने की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति पर हमला किया गया। यह घटना कई सवाल को जन्म दे रही है, जैसे हमलावरों ने नाम पूछकर ही हमला क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक झगड़ा था या फिर हिंदू होने की वजह से जानबूझकर इन जिहादियों ने उसे टारगेट किया? क्या पुलिस दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी या फिर राजनीतिक दबाव में मामले को दबा दिया जाएगा? इस हमले के बाद हरिगढ़ के हिंदू समाज में भी भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हमलावर की तुरंत गिरफ्तारी और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यदि समय रहते प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाया तो यह कट्टरपंथी प्रवृत्ति और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगी। अब सवाल यह भी है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी? अब देखने वाली बात यह होगी, क्या पुलिस और प्रशासन इस मामले को उतनी ही गंभीरता से लेगा जितना गंभीर यह विषय है, क्योंकि या फिर इसे एक मामूली झगड़े का संज्ञा देकर, एक नाम देकर इसे छोड़ने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि आमतौर पर पुलिस इस प्रकार के मामलों में ऐसा करती है। क्या हिंदू समाज न्याय की उम्मीद कर सकता है या फिर एक और हमला फाइलों में दबकर रह जाएगा? यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। ईद पर हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार से हमला इन जिहादियों ने किया, पहले नाम पूछा, फिर चाकू से एक-एक करके कई हमले जो हैं उसके ऊपर किए गए। कल दिनांक 31/3/25 को शाम 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना छर्रा ग्राम सलगवा में एक व्यक्ति विकास पर कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। पीड़ित को मेडिकल उपचार हेतु भेजा गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पढ़ेंगे आगे। चिली के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक फोंट बीते मंगलवार को 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मोर्घेटा ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति बोरिक से मुलाकात की और भारत चिली के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति बोरिक की भारत के साथ दीर्घकालिक सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत से नए साझेदारी के अवसर खुलेंगे। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बोरिक के साथ में मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापार प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। उनकी इस यात्रा से व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की एक साझा बातचीत भी की। भारत पहुंचने के बाद चिली के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने आए हैं। हम कृषि, इनोवेशन, रचनात्मकता, उद्योग में सहयोग के अवसर यहां तलाश रहे हैं। हम अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए यहां आए हैं और इसीलिए मेरे साथ सरकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापार जगत के नेता, इनोवेशन, संस्कृति के क्षेत्र के नेता, प्रतिष्ठित प्रोफेसर और छात्र मौजूद हैं। कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। चिली के राष्ट्रपति 5 अप्रैल को अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। आइए आप आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि भारत चिली के व्यापार और आर्थिक संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि भारत चिली व्यापार और आर्थिक संबंध किस प्रकार का। देखिए, एलएसी क्षेत्र में भारत का 5वां सबसे बड़ा साझेदार भारतीय निवेश लगभग 620 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान। भारतीय कंपनियों ने चिली की कंपनियों का अधिग्रहण किया। संयुक्त उद्यम स्थापित करके चिली के बाजार में भारत का प्रवेश मोटर वाहन, औषधि निर्माण, रसायन, लौह इस्पात उत्पादों का निर्यात, मानव निर्मित धागा हो या फिर सूती कपड़े, आरएमजी कपास का निर्यात हो या ऑटो घटक, इलेक्ट्रिक मशीनरी, चमड़े का सामान, रबर उत्पादों का भी निर्यात। सितंबर 2016 भारत चिली अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार पर भी समझौता। ये सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं कि क्या संबंध रहे हैं, किस प्रकार के व्यापारिक समझौते अब तक हमारे बीच हुए। समझौतों का दायरा 474 से बढ़कर 2829 टैरिफ लाइनों तक पहुंचा है। विस्तारित अधिमान्य व्यापार समझौता मई 2017 में लागू हुआ। दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर 9 मार्च 2020 को हस्ताक्षर हुआ। देखिए, भारत चिली के आपसी संबंध किस प्रकार के वो भी समझ लीजिए, क्योंकि चिली में लगभग 4000 प्रवासी भारतीय हैं। चिली में भारतीय संस्कृति बहुत लोकप्रिय मानी जाती है। चिली ने 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया। भारत में प्रोफेशनल यानी पेशेवरों, व्यापारियों का लगातार आना जाना रहता है। प्रवासी भारतीय मुख्य रूप से आईसीटी, वित्तीय सेवा क्षेत्रों में कार्यरत। चिली में कुछ भारतीय श्रमिक भी मौजूद हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम चीजें हाईलाइट भी की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की पहली भारत यात्रा है और भारत के लिए मित्रता का भाव और संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता अद्भुत है। इसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आज की चर्चा में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नई पहल की है, पहचान की है। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। आज हमने एक पारस्परिक लाभकारी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीम्स को निर्देशित कर दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल दिया जाएगा। लचीली आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक यानी पॉजिटिव एक्सपीरियंस चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है। हम चिली को अटलांटिक के गेटवे के रूप में देखते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर सहमति बनी और इसका हम स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि चिली के लोगों ने योग को स्वास्थ्य जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिली में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। भारत दौरे पर आए चिली के राष्ट्रपति, उनका ये पहला भारत का दौरा, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से उनका स्वागत किया, क्या भाषण में कहा, किस प्रकार का संबंध जो हमेशा से रहा है चिली और भारत का, उससे संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण खबर। चलिए, इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।